नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन आर्यस इंस्टीट्यूशन चैनल पे। अब तक आपने देखा कि रक्त क्या होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त के कौन कौन से पार्ट होते हैं, रक्त समूह की खोज कैसे हुई, किसने की, और रक्त का आदान प्रदान जो है वो किस आधार पे किया जाता है, और इसके अलावा आपने ब्लड वेसल्स के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी परिसंचरण का मतलब है बहना। अब उसको बहना तो रक्त से हमने देख लिया और रक्त को बहने वाले माध्यम के बारे में भी हमने जानकारी तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब मोटर की आवश्यकता है और हमारे शरीर में मोटर का काम जो है वो करता है हृदय। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है हृदय। हृदय सामान्य जानकारी देख लेते हैं। हृदय पाया कहां पर जाता है? हृदय हमारे वक्ष स्थल में पाया जाता है, वक्ष गुहा में या वक्ष स्थल में पाया जाता है। ये थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। आकार इसका जो है वो मुट्ठी के आकार का होता है, कृष्णनुमा होता है या मुट्ठी के आकार का होता है, शंकु आकार भी इसको हम कह सकते हैं। अब जो हृदय जो होता है इसका वजन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे हृदय का वजन कितना होता है। अब हृदय के निर्माण की बात करें तो हृदय का निर्माण जो है वो मीसोडर्म परत के कारण होता है। कौन सी परत के कारण होता है? मीसोडर्म परत। अब ये सवाल ये उठता है कि ये मीसोडर्म परत है क्या? दोस्तों, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण में 3 प्रकार की परतें होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। तो जो मीसोडर्म परत है भ्रूण की, उस मीसोडर्म परत जो है वो डेवलप होकर के हृदय का निर्माण करती है। अब हृदय की संरचना के बारे में देखें तो हृदय जो है वो कुछ इस तरह होता है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल बना रहा हूं, इस तरह का होता नहीं है। हृदय जो है उसके ऊपर बाहर एक आवरण पाया जाता है जो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। हृदय के ऊपर दोहरी झिल्ली युक्त एक आवरण पाया जाता है। ये झिल्ली जो है पेरिकार्डियम झिल्ली कहलाती है। दोहरी झिल्ली युक्त आवरण है जिसको मैंने अलग कलर से शो किया है। इसका बाहरी हिस्सा और आंतरिक हिस्सा 2 प्रकार की परतें हैं, दोहरी झिल्ली है। बाहरी परत जो है और आंतरिक परत है, 2 परतें यहां पर मिलकर के इस पेरिकार्डियल झिल्ली का निर्माण करती हैं। ये झिल्ली जो है वो हृदय को चोट लगने से बचाने का कार्य करती है। आंतरिक परत जो है उसको बोलते हैं विसरल परत। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस पेरिकार्डियल झिल्ली जो है इसकी बाहरी परत को किस नाम से पुकारा जाता है। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से शो कर देता हूं, यहाँ इसको रेड कर दिया है मैंने। ये एक दोहरी झिल्ली है जो हमारे हृदय के ऊपर पाई जाती है। इस दोहरी झिल्ली के साथ में एक लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड को बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। एक यहाँ पर लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड का क्या नाम है? पेरिकार्डियल द्रव। ये जो पेरिकार्डियल द्रव है, पेरिकार्डियल द्रव जो है इसका काम क्या है? इसका काम हृदय को नमी प्रदान करना है, पहला। दूसरा, हृदय जो है फैलता सिकुड़ता है, यानी संकुचन और अनुशिथिलन होता है। इस दौरान हृदय को चोट ना लगे, इस कार्य में भी मदद करने का कार्य करता है। तो पेरिकार्डियल द्रव जो है इसके 2 काम हो गए। पहला काम है हृदय को नमी प्रदान करना, दूसरा काम है हृदय को संकुचन और शिथिलन के दौरान इसके घर्षण से बचाना ताकि हृदय पर किसी तरह की कोई चोट ना लगे। अब हम हृदय की आंतरिक संरचना की बात करें तो मानव हृदय जो है उसके बीचों बीच एक परत पाई जाती है जो हृदय के दोनों भागों को, यानी बाएं भाग को और दाएं भाग को अलग करती है। इस परत को बोला जाता है सेप्टम। सेप्टम का कार्य हृदय को 2 भागों में बांटना है। अब जो ये बायां भाग है दोस्तों, ये मेरा हाथ है, बायां हाथ, तो ये वाला साइड जो है या ये वाला हिस्सा है वो बायां भाग हो गया। ये दायां हाथ है तो इस साइड में ये दायां हिस्सा हो जाएगा। अब ये जो बायां भाग है इसके बीचों बीच भी एक कपाट पाया जाता है, एक दरवाजा पाया जाता है या एक वाल्व पाया जाता है जो द्विवलनी कपाट होता है। यहां पर इसका ऊपरी भाग जो है इसे कहा जाएगा आलिंद,
और नीचे वाला भाग जो है इसे कहा जाता है निलय। ठीक ऐसे ही बाएं भाग में भी एक कपाट पाया जाता है, लेकिन ये त्रिवलनी कपाट होता है, ट्राइस्क्यूपिड वाल्व होता है, यानी यहाँ पे त्रिवलनी कपाट है, यहाँ द्विवलनी कपाट है। हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले भाग को सदैव निलय कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने हृदय के कक्षकों के बारे में सामान्य जानकारी आ चुकी है कि हृदय जो है वो 4 कक्षकों से मिलकर के बना हुआ होता है। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। और दाएं आलिंद और निलय और बाएं आलिंद और निलय को अलग करने वाली ये जो दीवार है, इस दीवार को कहा जाता है क्या? सेप्टम। सेप्टम का कार्य क्या है? बाएं आलिंद और निलय और दाएं आलिंद और निलय को अलग करना, यानी इस भाग में जो रक्त बहता है और इस भाग में जो रक्त बहता है दोनों आपस में क्यों नहीं मिलते? इसका कारण है बीच में पाई जाने वाली सेप्टम नामक दीवार। ये इन दोनों को में बहने वाले रक्त को आपस में मिलने से रोकती है। अब देखते हैं ये जो कपाट है द्विवलनी कपाट, इसे द्विवलनी कपाट या बाइस्क्यूपिड वाल्व या फिर मिट्रल कपाट के नाम से भी जाना जाता है। मिट्रल कपाट, यहां पर ये त्रिवलनी कपाट है, इसी को ट्राइस्क्यूपिड वाल्व कहा जाता है, त्रिवलनी कपाट है। इन दोनों कपाटों का कार्य क्या है? इन दोनों कपाटों का कार्य है जब ब्लड आलिंद से निलय में चला जाता है तो निलय में गया हुआ ब्लड वापस आलिंद में नहीं आए, यानी जो ब्लड निलय में जा चुका है, निलय में गया हुआ ब्लड वापस आलिंद में आने से रोकने वाले पार्ट का नाम क्या है, कपाट का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपका बाएं भाग में द्विवलनी कपाट और दाएं भाग में त्रिवलनी कपाट। देखिए दोस्तों, ये जो दायां आलिंद है, ये वाला हिस्सा जो है वो दायां साइड है, दायां आलिंद हो गया। दाएं आलिंद के ऊपरी सिरे पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटर पाया जाता है, यानी विद्युत संकेत जनरेट करने वाला होता है, जिसको कहा जाता है सिरा आलिंद नोड, साइनो एंट्रियोनिकुलर नोड, यानी SAN। इसे हम हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर, पेस यानी गति, मेकर यानी बनाने वाला, यानी गति बनाने वाला, इसे हिंदी में गति प्रेरक भी कहा जाता है। तो हृदय का गति प्रेरक या पेसमेकर कौन है? सिरा आलिंद नोड यानी SAN है। ये SAN गति बनाने का कार्य करता है। तो आपने देखा कि ये जो गति प्रेरक होता है सिरा आलिंद नोड, इसको हम गति प्रेरक या पेसमेकर कहते हैं। इसका कार्य क्या है? हृदय में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करना, यानी जो विद्युत संकेत होते हैं उनको जनरेट किया जाता है और ये विद्युत संकेत ही क्या करते हैं? पूरे हृदय में फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं उनकी चर्चा भी करेंगे। ये पूरे हृदय में फैल जाते हैं और फैलने के पश्चात ये हृदय को संकुचन या शिथिलन कराने का कार्य करते हैं। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जब हृदय का पेसमेकर सही तरीके से काम में नहीं आता है या सही तरीके से काम नहीं करता, ऐसी स्थिति में एक कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। यह कृत्रिम पेसमेकर कौन सी धातु का बना हुआ होता है? आपको कमेंट करना है। अब देखिए, आलिंद की बात कर रहे हैं, दाएं आलिंद में ही यहाँ पर नीचे वाले सिरे में यहाँ पर AVN होता है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। ये AVN क्या करता है? सिरा आलिंद नोड द्वारा यानी गति प्रेरक द्वारा जो विद्युत संकेत जनरेट होते हैं, बनते हैं, उनको ग्रहण करता है और ग्रहण करके ये दे देता है किसको? सेप्टम को। अब सेप्टम पे पाए जाते हैं गुच्छेनुमा तंत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम बंडल ऑफ हिस के नाम से कहते हैं। ये बंडल ऑफ हिस जो है यहाँ से यूं पूरे आलिंद में चले जाते हैं, यहाँ से प्रसारित हो जाते हैं और AVN द्वारा जो रिसीव करी हुई या ग्रहण की हुई विद्युत संकेत हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं बंडल ऑफ हिस और ये दे देते हैं पुरकिंजे तंतु को। यहाँ पर सेप्टम पे पाए जाते हैं बंडल ऑफ हिस, ये बंडल ऑफ हिस ले लेते हैं इन विद्युत संकेतों को और बंडल ऑफ हिस संकेतों को लेने के पश्चात पुरकिंजे तंतुओं को या पुरकिंजे फाइबर्स को दे देते हैं।
और ये परकिंजे फाइबर या परकिंजे तंतु जो हैं इन विद्युत संकेतों को आलिंद और निलय या निलय के अंदर प्रसारित कर देते हैं, जिससे निलय और आलिंद जो है उनका संकुचन और शिथिलन होता रहता है। इस तरह से हमारा हृदय जो है वो विद्युत संकेतों के आधार पर कार्य करता है। एक बार फिर देखिए, जो हमारा हृदय है, हृदय के बाएं आलिंद के कॉर्नर पर ऊपर वाले हिस्से में SAN यानी पेसमेकर या गति प्रेरक पाया जाता है, जिसका कार्य विद्युत संकेतों को बनाना है। ये विद्युत संकेत पहुंचा दिए जाते हैं दाएं आलिंद में मौजूद AVN के पास में। ये AVN बाद में इन संकेतों को सेप्टम में मौजूद बंडल ऑफ हिस के पास पहुंचा देता है, और बंडल ऑफ हिस से ये संकेत परकेंजु तंतुओं के माध्यम से पहुंच जाते हैं निलय में, और निलय जो है वहां पर विद्युत संकेत पहुंचने के पश्चात हृदय जो है वो फैलना सिकुड़ना प्रारंभ होता है। इस तरह से हृदय जो है वो कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, जब ब्लड आलिंद में आता है तो आलिंद एक बार तो जब ब्लड आएगा तो ये फैलेगा, और जब ब्लड आलिंद पंप करेगा तो ये ब्लड कहां चला जाएगा, इस द्विवल्ली कपाट या मिट्रल कपाट के माध्यम से निलय में। तो आलिंद एक बार फैलेगा, एक बार सिकुड़ेगा, दो काम होंगे। इस पूरे प्रोसेस में 0.8 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इसको हम हृदय की धड़कन नहीं कहेंगे। 0.8 सेकंड के अंदर क्या होता है, आलिंद फैलता और सिकुड़ता है। दो कार्य यहाँ पर होते हैं। इसके पश्चात ब्लड जो है, जैसे ही ये आलिंद जो है सिकुड़ेगा, रक्त कहाँ चला जाएगा, निलय में। अब निलय जो है वो फैलेगा और निलय सिकुड़ेगा। ऐसी स्थिति में निलय जो फैलेगा और निलय जो सिकुड़ेगा, निलय का फैलना या सिकुड़ना ही धड़कन कहलाता है। धड़कन किसे कहेंगे या धड़कन में क्या शामिल होता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धड़कन में आलिंद का फैलना और निलय का सिकुड़ना इस तरह के ऑप्शन हो तो वो नहीं होगा। धड़कन में केवल और केवल क्या होता है, निलय का फैलना और निलय का सिकुड़ना, और इसी दौरान बीपी यानी रक्तदाब का मापन भी किया जाता है। जब निलय के अंदर ब्लड आ जाता है तो दाब होता है, वो एक परख नली है, उस परख नली में अगर हम पारे को 120 मिलीमीटर ऊंचाई तक भर दें तो ये पारा परख नली की दीवारों पर जितना दाब लगाएगा उतना दाब हमारे ब्लड वेसल्स में या रक्त नलिकाओं में रक्त लगाता है। इस दाब को हम मैक्सिमम दाब कहते हैं, यानी हमारा मैक्सिमम जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का, 120। ये 120 कैसे होता है वो समझ में आ गया होगा। और जब ये सिकुड़ता है तो ये बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो दाब रहेगा वो इसी परख नली में हम 80 मिलीमीटर ऊंचाई तक ब्लड भर दें या पारा भर दें तो पारा इस परख नली की दीवारों पर जितना दाब लगाता है उतना दाब यहाँ पर हम महसूस करते हैं। ये हमारे शरीर का न्यूनतम दाब होता है। दोस्तों, ब्लड का जो प्रेशर है उसका मापन स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है, जिसमें हमारा जो संकुचन और शिथिलन जो है 120/80 होता है। यही हमारे शरीर का उच्चतम और न्यूनतम रक्तदाब माना जाता है। देखते हैं दोस्तों अब आगे, ये जो रक्तदाब है इस दौरान भी जब ब्लड निलय में आता है और जब ब्लड निलय से जाता है, ऐसी स्थिति में टोटल टाइम जो लिया जाता है यहां पर भी 0.8 सेकंड लगता है। ठीक है, अब यहां निलय का शिथिलन है और निलय का संकुचन है, दोनों में कुल कितना समय लगता है 0.8 सेकंड। आपको कमेंट करके ये बताना है, इसमें भी ये 0.8 सेकंड है, इसमें निलय जो है वो कितनी सेकंड के लिए सिकुड़ता है और कितनी सेकंड के लिए फैलता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो ब्लड आता है ये ब्लड आएगा हमारे पास में लंग्स के माध्यम से, फेफड़ों से। यहां से फेफड़ों से रक्त होता हुआ आता है आलिंद में और बाएं आलिंद के अंदर सबसे पहले प्रवेश करता है।
अब ये फेफड़ों से आया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फेफड़े क्या कर देंगे, इस रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है का जवाब होगा फेफड़े। और रक्त का फिल्ट्रेशन यानी छानना कहां पर होता है, तो आंसर होगा आपका किडनी, वृक्क। ठीक है, किडनी रक्त का शुद्धिकरण नहीं करती है, किडनी रक्त को छानने का काम करती है। रक्त का शुद्धिकरण का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का रक्त में मिल जाना। ये कार्य कहां पर होता है, ये कार्य होता है आपका लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। तो फेफड़े जो है वो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं और शुद्ध रक्त को सर्वप्रथम पहुंचा देते हैं कहां पर, बाएं आलिंद के अंदर। अब बाएं आलिंद से रक्त कहां चला जाता है, बाएं निलय में, और निलय से पश्चात बाद में रक्त चला जाता है शरीर में। तो यहां इस कुल प्रोसेस में ये जो निलय है फैलता है और सिकुड़ता है, इस दौरान कुल समय लगता है 0.8 सेकंड। ठीक ऐसे ही आलिंद जो है इसके भी फैलने और सिकुड़ने में कुल कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों आलिंद एक साथ ना तो फैलते हैं ना सिकुड़ते हैं, ना ही ऐसा होता है कि एक सिरा पहले फैले सिकुड़ेगा एक सिरा बाद में फैले सिकुड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ समय का अंतर होता है, दोनों आलिंद पहले फैलेंगे और फिर सिकुड़ेंगे, लेकिन इनमें माइनर सा अंतर होता है। और उसके बाद में निलय फैलेंगे और निलय सिकुड़ेंगे, दोनों आलिंद एक साथ फैलेंगे और एक साथ सिकुड़ेंगे, लेकिन समय में थोड़ा सा अंतर होगा, एक साथ एग्जैक्ट नहीं होंगे। और ऐसे ही निलय एक साथ फैलेंगे एक साथ सिकुड़ेंगे, लेकिन माइनर सा अंतर यहां पर होगा। एक साथ एक पार्ट जो है ना तो फैलेगा ना सिकुड़ेगा। अब यहां पर जो रक्त आया उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त है, और इस वाले सिरे में जो रक्त आएगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। यानी बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। तो हमने देखा दोस्तों कि हृदय जो है उसकी धड़कन के अंदर 0.8 सेकंड लगते हैं। ये हृदय की धड़कन में आलिंद का सिकुड़ना और आलिंद का फैलना शामिल नहीं किया जाता। हृदय की धड़कन में केवल और केवल निलय का फैलना और निलय का सिकुड़ना शामिल किया जाता है। अब देखते हैं, आपको मैंने बताया कि मनुष्य के जो बीपी का मान है वो 120/80 है। इसका मतलब ये है मैक्सिमम मान कितना है 120 है और मिनिमम कितना है 80 है। ये मनुष्य का बीपी होता है। इसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आयतन के नाम से भी जानते हैं। आपसे कहा जाए सिस्टोलिक आयतन और डायस्टोलिक आयतन कितना होता है तो अलग अलग आंसर होंगे। सिस्टोलिक आयतन मनुष्य के ब्लड प्रेशर का जो है वो 120 होता है, जबकि डायस्टोलिक जो होता है वो होता है 80। ये हमें याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं हृदय से कितना ब्लड निकलता है उसके बारे में। तो हृदय द्वारा एक पंप में कितना ब्लड बाहर निकालता है 70 ml। हृदय एक धड़कन के माध्यम से या एक पंप के माध्यम से 70 ml रक्त बाहर निकालता है। इस 70 ml को स्ट्रोक आयतन या प्रवाह आयतन के नाम से जाना जाता है। तो हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है 70 ml, प्रवाह आयतन कितना होता है 70 ml। स्ट्रोक आयतन कहते किसे हैं, हृदय द्वारा एक पंप में या एक धड़कन में निकाले गए कुल ब्लड की मात्रा। दोस्तों तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितना ब्लड बाहर निकालेगा, आपको पता है 1 मिनट में हृदय जो है वो कितनी बार पंप करता है 72 बार। एक पंप में कितना ml रक्त बाहर निकलता है 70। तो हम 70 को अगर 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 5000 मिलीलीटर यानी 5 लीटर रक्त आ जाएगा। लगभग 5 से कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो हृदय द्वारा 1 मिनट में कितना रक्त पंप किया जाता है 5 लीटर। हृदय द्वारा एक पंप में कितना रक्त बाहर निकाला जाता है 70 ml। तो 70 ml जो है उसे हम कहेंगे स्ट्रोक आयतन, और हृदय द्वारा 1 मिनट में कितना रक्त बाहर निकाला गया 5 लीटर। अब हम देखते हैं हृदय चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। हृदय चक्र हमने देखा, हमारा जो हृदय है
वो 0.8 सेकेंड के लिए फैलना और सिकुड़ने का कार्य होता है। इस दौरान क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े लंग्स, ये हमारा हृदय हो गया जिसको हम 4 चैम्बर में बांट देते हैं। यहाँ पे द्विवल्नी कपाट है और यहाँ त्रिवल्नी कपाट देखने को मिलेगा। तो फेफड़ों से एक नलिका आती है जो रक्त लेकर के आती है बाएं आलिंद में। ये बायां आलिंद है और ये दायां आलिंद है। ये बायां निलय है और ये दायां निलय है। तो सबसे पहले रक्त जो है फेफड़ों के माध्यम से आता है कहाँ पर, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाता है, बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर रक्त जो है वो चला जाता है शरीर की तरफ, और फिर शरीर की तरफ कोशिकाओं में जाने के बाद में ये रक्त डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के पश्चात फिर रक्त वापस कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद में रक्त वापस कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में, और आलिंद से कहाँ आएगा, निलय में जाएगा। फिर निलय से रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़ों की तरफ जाएगा। ये कुछ प्रोसेस होती है। अब इनको हम नाम दे देते हैं। फेफड़े से जो रक्त बाएं आलिंद की तरफ लाने वाली नलिका है, इस नलिका को बोलते हैं पल्मनरी सिरा या फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा। फिर यहां से रक्त जो है वो बाएं आलिंद में प्रवेश करेगा, बाएं आलिंद से निलय में प्रवेश करेगा, निलय से जो है वो रक्त कहां जाएगा, ये जो नलिका है शरीर की तरफ लेके जा रही है, इसको कहेंगे हम धमनी। तो धमनी के माध्यम से रक्त जो है कहां चला जाता है, शरीर की तरफ। अब ये धमनी, यहाँ पर छोटी छोटी ये नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं कोशिकाओं वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगी। इनको हमने नाम दिया था सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं क्या करेंगी, रक्त को कोशिकाओं को देंगी और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर के सिराओं को देंगी। तो अगली जो नलिका है इसका नाम हो गया सिरा। सिरा जो है सबसे पहले रक्त को कहां लेके जा रही है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से रक्त कहां चला गया, दाएं निलय में। निलय से रक्त कहां गया, जो इस नलिका में, इस नलिका को हम कहेंगे पल्मनरी धमनी। पल्मनरी धमनी। अब पल्मनरी धमनी से रक्त कहां आएगा, फेफड़े में। अब फेफड़ों में क्या होगा, फेफड़ों में जो एल्वियोली यानी वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं, ये वायु कूपिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगी और ऑक्सीजन को अंदर लेंगी। यानी फेफड़े में क्या हो गया, रक्त का शुद्धिकरण हो गया। अब रक्त का शुद्धिकरण होने के पश्चात रक्त जो है सबसे पहले कहां प्रवेश किया, पल्मनरी या फुफ्फुसीय सिरा में, और फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से सबसे पहले कहां गया, बाएं आलिंद में। तो दोस्तों यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल बनता है, सर्वप्रथम शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से रक्त जो है कहां जाएगा, बाएं निलय में। बाएं निलय से रक्त कहां जाएगा, दोस्तों अभी जो रक्त है वो कौन सा है, शुद्ध रक्त। तो ये शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त अब कहां चला गया, धमनी में। तो धमनियों में सदैव कौन सा रक्त रहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त जो है वो शरीर में धमनियों की सहायता से कोशिकाओं तक जाता है। अब कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। वहां पर भोजन के साथ में इनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण प्रक्रिया के पश्चात कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म नलिकाएं लेती हैं, ब्लड में मिलाती हैं और ब्लड में मिला करके सिराओं को दे देती हैं। यानी सिराओं में अब रक्त जो है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। तो सूक्ष्म नलिकाओं का कार्य क्या हुआ, एक तो भोजन को कोशिकाओं को सप्लाई करना, दूसरा ऑक्सीजन को कोशिकाओं को सप्लाई करना, और तीसरा काम जो हो गया कोशिकाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सिराओं को दे देना। मैंने आपको बताया था धमनी और सिराओं को जोड़ने वाली छोटी छोटी नलिकाएं जो होती हैं उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म नलिकाएं। तो ये सूक्ष्म नलिकाएं अब कार्बन डाइऑक्साइड को दे चुकी हैं, किसको, सिराओं को। यानी अब रक्त हो चुका है अशुद्ध। अब अशुद्ध रक्त जो है सिराओं के माध्यम से बहते हुए कहां जाएगा, दाएं आलिंद में। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, अशुद्ध रक्त सदैव हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है, सबसे पहले
तो इसका आंसर हो जाएगा दाएं आलिंद में। अशुद्ध रक्त सदैव दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। फिर उसके पश्चात यहां से ये जाएगा निलय में, और निलय क्या करेगा, इस रक्त को भेज देगा किसमें, पल्मोनरी धमनी में, और धमनी से होते हुए रक्त कहां पहुंचा, फेफड़ों में। फेफड़ों में वही काम होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन रक्त में मिल जाएगी। इस तरह से फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण हुआ। अब सवाल ये उठता है कि हमें शिराओं की और धमनियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, शिराओं की आवश्यकता अलग से क्यों पड़ी, धमनियों की आवश्यकता अलग से क्यों पड़ी। हमने कहा जब हमने शिरा और धमनियों की बात की थी उस समय कि धमनियां मोटी मजबूत मांसल संरचनाएं होती हैं, यानी जहां पर पंप होगा वहां पर हमें किसकी आवश्यकता होगी, हाई क्वालिटी वाली नलिकाओं की आवश्यकता होगी। यहाँ पर निलय क्या करेगा, निलय सिकुड़ करके प्रेशर के साथ में ब्लड को भेजेगा। अब प्रेशर के साथ में भेजेगा तो इस प्रेशर को झेलने वाली मजबूत नलिका यहाँ चाहिए, और मजबूत नलिका होती है धमनी। तो जहां जहां प्रेशर होगा वहां वहां धमनियां लगाई जाएंगी। तो यहाँ से निलय में प्रेशर चाहिए इसलिए यहाँ धमनी लगा दी, यहाँ निलय से निकलने पर फिर क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, इसलिए फिर यहाँ पर क्या लगा दी, धमनी। और शिराओं में प्रेशर की आवश्यकता कम होती है या प्रेशर कम होता है, इसलिए शिराओं जो है वो लचीली और नम्य संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है, ये जो पार्ट है जो बाएं और दाएं भाग को अलग कर रहा है, इसको हमने नाम दिया था सेप्टम। ये सेप्टम क्या कर रहा है, दोनों भागों को अलग कर रहा है। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि बायां भाग जो है इधर रक्त है वो शुद्ध रक्त है, और इधर दाएं भाग में रक्त जो है वो अशुद्ध रक्त है। तो अब प्रश्न भी पूछा जा सकता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों को अलग कौन सा भाग करता है हृदय का, तो आपका आंसर हो जाएगा सेप्टम। सेप्टम हृदय का वह भाग है जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकता है, या फिर यूं कहें हृदय के बाएं भाग और हृदय के दाएं भाग को अलग करने वाली एक दीवार को हम क्या कहते हैं, सेप्टम। तो जो हमने देखा अभी तक उसको हम एक आरेख के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फेफड़े जहां पर एल्वियोली होती हैं या वायु कूपिकाएं होती हैं, वायु कूपिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं और ब्लड में मिला देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहां पर हो जाता है, फेफड़ों में, लंग्स में हो जाता है। अब शुद्ध रक्त जो है फेफड़ों से सबसे पहले किस में जाता है, पल्मोनरी शिरा में। पल्मोनरी शिरा से होते हुए कहां पर पहुंचेगा, हृदय के बाएं आलिंद में, यानी ये वो भाग है जहां पर सबसे पहले शुद्ध रक्त पहुंच रहा है। सर्वप्रथम शुद्ध रक्त कहां पर पहुंच रहा है, शुद्ध रक्त का मतलब है ओटो युक्त रक्त। सर्वप्रथम शुद्ध रक्त जो है वो हृदय के बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। अब बाएं आलिंद जो है जब रक्त आता है तो ये फैल जाता है, और जैसे ही फिर फैलने के बाद में ये प्रेशर डालेगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ने पर यहाँ पर जो द्विवल्नी कपाट होता है उस द्विवल्नी कपाट के माध्यम से रक्त जो है वो बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। अब शुद्ध रक्त जो है बाएं निलय में आ चुका है। बाएं निलय में प्रवेश करने पर निलय जो है वो फूल जाएगा, यानी सिस्टोलिक आयतन होगा। फिर उसके बाद में निलय सिकुड़ेगा। अब सिकुड़ेगा तो प्रेशर के साथ में रक्त जो है वो महाधमनी, एओर्टा जिसे हम बोल सकते हैं, उसमें प्रवेश कर जाता है। फिर महाधमनी से धमनियों में होते हुए यह रक्त जो है वो शरीर की तरफ प्रवेश करता है, शरीर की तरफ जाता है, जहां कोशिकाओं के पास में मौजूद सूक्ष्म नलिकाएं या कैपिलरीज क्या करेंगी, इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को, शुद्ध रक्त को कहां पर पहुंचा देंगी, कोशिका में। यहां कोशिका में पहले से मौजूद भोजन इस रक्त के साथ आए हुई ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, और क्रिया करके ऊर्जा निर्माण करेगा, और इस ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। प्रश्न पूछा जा सकता है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति कहां से होती है, तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोशिका में बनती है। कैसे होती है, तो आप कहोगे भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो हम श्वसन तंत्र में देखेंगे। तो भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः
रक्त से मिल जाएगी और मिल करके कोशिका के माध्यम से प्रवेश कर जाएगी कहां पर, वापस सूक्ष्म नलिका में। और सूक्ष्म नलिका इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को यानी अशुद्ध रक्त को दे देता है, किसको, शिरा को। अब ये शिरा से ये अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त जो है वो कहां पर जाएगा, महाशिराओं में। और महाशिरा इस रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहां दे देंगे, दाएं आलिंद को दे देंगे। दाएं आलिंद वह भाग है हृदय का जहां पर सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवेश करता है। हृदय का कौन सा भाग है जहां सर्वप्रथम शुद्ध रक्त प्रवेश करता है, आंसर हो जाएगा बायां आलिंद। हृदय का कौन सा भाग है जहां पर अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो हो जाएगा आपका आंसर दायां आलिंद। हृदय का कौन सा भाग है जहां पर रक्त सर्वप्रथम प्रवेश करता है, आंसर होगा आलिंद। हृदय का कौन सा भाग है जहां से रक्त हृदय से बाहर निकलता है, आंसर होगा निलय। हृदय का कौन सा भाग है जहां से सर्वप्रथम शुद्ध रक्त निर्गमित होता है या निकलता है, तो आंसर होगा बायां निलय। हृदय का कौन सा भाग है जहां से सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त निर्गमित होता है, निकलता है, तो वो आंसर होगा आपका दायां निलय। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, रक्त जो है वो दाएं निलय में प्रवेश कर जाएगा और दाएं निलय जो है वो पंप करेगा। अब पंप करेगा तो फिर यहाँ पर हमें एक धमनी की आवश्यकता होगी। उस धमनी का नाम है पल्मोनरी धमनी। यानी अब अशुद्ध रक्त कहां पर प्रवेश किया, पल्मोनरी धमनी से होते हुए फेफड़ों में चला गया। फेफड़ों में जो वायु कुपिकाएं होती हैं वहां पर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वो बाहर भेज दिया जाएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस ले लिया जाएगा। और इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस किस में भेज दिया जाएगा, पल्मोनरी शिरा में। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र में एक धड़कन जितना समय लगता है, यानी हृदय चक्र में कुल मिलाकर के 0.8 सेकंड का समय लगता है एक हृदय चक्र में। अब यहाँ से कुछ विशेष प्रश्न हम देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पल्मोनरी शिरा की स्थिति क्या होगी, तो आप कहेंगे पल्मोनरी शिरा की स्थिति फेफड़े और बाएं आलिंद के बीच होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कथनों में ये प्रश्न दे दिया जाए तो क्रम का विशेष ध्यान रखना है। क्रम का मतलब है कि बाएं आलिंद और फेफड़े के बीच में न होकर के फेफड़े और बाएं आलिंद के बीच में होती है, क्योंकि इसकी दिशा फेफड़े से बाएं आलिंद की तरफ होती है। पल्मोनरी धमनी कहां पर पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा दाएं निलय और फेफड़ों के बीच में। ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त है। ये एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त मौजूद है। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है धमनियों की स्थिति कहां होगी, तो आप कहोगे हृदय और कोशिकाओं या सूक्ष्म नलिकाओं के बीच में। लेकिन अगर ज्यादा स्पेशली इसका आंसर किया जाए या इसको ज्यादा पॉइंट निकाला जाए, तो इसका आंसर होगा बाएं निलय और सूक्ष्म नलिकाओं के बीच में जो नलिका पाई जाती है, जो मोटी और मजबूत होती है, वो होती है धमनी, जिसमें सदैव कौन सा रक्त रहता है, शुद्ध रक्त। एकमात्र धमनी जिसमें शुद्ध रक्त है वो पल्मोनरी धमनी है। हृदय चक्र में कुल कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है।